मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि आंकड़ों का आलेख किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो आलेख हम लोग कई तरह के देखते थे, जैसे आयत चित्र बनाते थे, है ना। बारंबारता बहुभुज बनाते थे, बारंबारता बहुभुज बनाते थे, बारंबारता बहुभुज बनाते थे। तो ये जो दी गए आंकड़ों के हम लोग आयत चित्र या बारंबारता बहुभुज बनाते थे, जो आपके पास आंकड़ा दिया होता था, तो क्या उससे जो आंकड़े में दिया गया है उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त होती थी आयत चित्र में या बारंबारता बहुभुज में? तो नहीं। जितना जानकारी आंकड़े से आपको प्राप्त होगी वही जानकारी आपको आयत चित्र या बारंबारता बहुभुज से प्राप्त होती थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए, आंकड़ों की प्रकृति को जानने के लिए, उसके नेचर के बारे में समझने के लिए हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अब सांख्यिकीय सांख्यिकीय माध्य। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सांख्यिकीय माध्य होता क्या है। ठीक है, यह सांख्यिकीय माध्य होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सांख्यिकीय माध्य की बात करें तो यह एक संख्या होती है। इसका लिख सकते हैं कि सांख्यिकीय माध्य सांख्यिकीय माध्य एक एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। वह ना तो समूह में न्यूनतम मान वाली संख्या है और ना ही अधिकतम मान वाली संख्या है। ठीक है, कहना मतलब सांख्यिकीय माध्य क्या होता है? एक ऐसी संख्या होती है जो संपूर्ण आंकड़े का प्रतिनिधित्व करेगी। जो आंकड़ा दिया होगा उसको सबका प्रतिनिधित्व करेगी, और वह ना तो समूह में सबसे छोटी संख्या होती है और ना ही अधिकतम होती है। वो होती कौन सी है? तो आपके पास जो आंकड़ा दिया गया होगा उस आंकड़े के समूह में जितनी भी संख्याएं होंगी उसके मध्य का मान होगा या उसके आसपास का होगा। मध्य का मान होगा या आसपास का होगा। यानी कि सांख्यिकीय माध्य के आसपास जो आपके पास आंकड़े में समूह में जो संख्याएं दी गई होंगी वो रहती हैं। ठीक है, और ये एकदम उसके सकेंद्रीय रहता है। समझ गए ना, एकदम उसके नजदीक होता है। दिए गए आंकड़ों में जो समूह बना के जो संख्याएं दी गई होंगी उसके आसपास रहता है। और इसी वजह से आंकड़ों की इसी प्रवृत्ति के कारण इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से होते हैं? ऐसे तो जनरली हम लोग जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपके माध्य होता है, माध्यक होगा और बहुलक होगा। ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, और एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपके बुक में थोड़ा सा और विस्तार कर दिया गया है, तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार के बारे में, ठीक है, तो ये दो तरह से हम लोग डिफाइन किए हैं। पहला गणितीय माध्य यानी कि मैथमेटिकल एवरेज। गणितीय माध्य की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर माध्य या फिर सिंपल माध्य भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, समांतर माध्य कहिए या माध्य कहिए, अर्थमेटिक मीन या मीन कहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन। अगर शॉर्ट में बात करें तो इसको अर्थमेटिक मीन यानी एम से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इसे जीएम से डिनोट किया जाता है, और हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन, है ना, हार्मोनिक मीन ये क्या होता है? आपका क्या हो जाएगा? एच एम हो जाएगा। देखिए
समझ गए। और दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य, एवरेज ऑफ पोजीशन, यानी कि स्थिति संबंधी माध्य की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के। पहला होता है आपका माध्यक कहिए या माध्यक कहिए, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, माध्यक, ठीक है। चलिए माध्यिका कहिए या माध्यक कहिए। दूसरा बहुलक कहिए या भूयिष्ठक कहिए, ठीक है, भूयिष्ठक कहिए। तो भूयिष्ठक नाम ऐसे जनरली यूज नहीं किया जाता, हम लोग जनरली बहुलक का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में, इस बुक में, आप 9th क्लास में है और 9th क्लास में किन के बारे में पढ़ना है, तो माध्य के बारे में, माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए इसके बारे में, और बहुलक के बारे में, इन तीनों के बारे में ही जानना है। और इन दोनों के बारे में क्लास 11th में समझेंगे, ठीक है, गुणोत्तर माध्यक के बारे में और हरात्मक माध्यक के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। तो पहला टॉपिक हम लोग ले लिए हैं समांतर माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन। इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। समांतर माध्य कहिए या हम लोग इसे माध्य भी कह सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में बात करें तो समांतर माध्य को ए एम से, अर्थमेटिक मीन, या माध्य को एम से या एक्स के ऊपर बार इस तरह से दे देंगे, इससे भी डिनोट किया जाता है माध्य को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसकी परिभाषा। सजातीय राशि, सजातीय राशि मतलब समझते हैं एक ही जाति को, जैसे अंक 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 दिए है तो सारे अंक ही हो इस तरह से। तो सजातीय राशि, अब कहने का मतलब कि कोई फंक्शन ना दे, जैसे मान लो एक एफ दे दे और यहाँ +5 देते, ये इस तरह की, ये एक तरह की राशि नहीं हुई, ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई। जैसे 5 fx है और 5 है, तो ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की राशि है, तो इसके बारे में नहीं कह रहा है। सजातीय राशि, ये ध्यान में आपको रखना होगा, एक ही प्रकार की राशि होनी चाहिए, ठीक। चलिए तो यहाँ परिभाषा देखते हैं। तो सजातीय राशियों के सभी प्रेक्षणों का योग में, है ना, जितने भी प्रेक्षण दिए होंगे उन सब का योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान को अंक गणितीय माध्य या समांतर माध्य कहते हैं। समझ गए। चलिए यहां से परिभाषा से आपको क्लियर हो गया कि अगर मान लीजिए, माना x1 x2 x3 कहां तक, xn तक, है ना, ये आपके कितने हैं, n प्रेक्षण है, n प्रेक्षण है। तो आपके परिभाषा के अनुसार अगर इसका माध्य निकालना होगा, इसका माध्य निकालना होगा, इसको कैसे, तो x के ऊपर बार या m से डिनोट कर देंगे। तो इसका माध्य निकालना होगा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहां तक, xn तक दिया है योग, और बटा में क्या करेंगे, तो उनकी संख्या से भाग करें। तो ये कितनी है, ये n दी हुई है, यानी कि n से भाग कर देंगे। समझ गए। देखिए इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, इसको सिग्मा बोलते हैं, ये एक ग्रीक अक्षर है सिग्मा, ठीक है, ये एक ग्रीक अक्षर है, इसका मतलब योग होता है। अगर यहाँ पे लिख दे xi और बटा में n इस तरह से, तो ये भी आपका सेम ही फॉर्मूला, मतलब समझिए, यहाँ i की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ x1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो x2 हो जाएगा, 1 से कहां तक जाना है, n तक जाना है, 1 to n 1 to n, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे ऐसे ये n तक गया है, ठीक है। और सिग्मा क्या सूचित कर रहा है, सबके बीच में प्लस को सूचित कर रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे लिख दीजिए फॉर्मूला या ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात होगा। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन दिए गए हैं 1 2 3 5, है ना, 1, ये आपके पास दिया गया है। अगर इसका माध्य निकालना है तो आपको करना क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 5 + 1 और बटा में गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 फ्रैक्शन है तो 5 से भाग कर देंगे। चलिए जोड़िएगा, तो यहाँ 2 1 3 3 3 6, 6 और 5, 6 5 11 और 11 1 12 हो जाएगा, यानी 12/5, 5 से डिवाइड कर देंगे चाहेंगे तो आप, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 दूना 10, 2.4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 2.4 इसका माध्य हो जाएगा। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया माध्य निकालने के लिए। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। चलिए दूसरा देखते हैं। माना x1 x2 x3 डॉट 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 कहां तक, xn, n प्रेक्षण है, n प्रेक्षण है, प्रेक्षण है जिनका या जिनकी बारंबारता क्रमशः f1 f2 f3 डॉट 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 कहां तक, fn है, ठीक है। इनकी बारंबारता क्या है, f1 f2 f3, सॉरी यहाँ पे आपको n प्रेक्षण नहीं लेना होगा, ठीक है,
चलिए समझिए, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn फ्रैक्शन है जिनकी बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 डॉट 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 कहाँ तक f1 fn तक है। समझ गए ना? n नहीं लेंगे। n क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि देखिए इनकी बारंबारता हम तो यहाँ लिख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? तो x1 जो है, x1 की बारंबारता है f1, यानी कि x1 जो संख्या है, x1 जो मान है वह f1 टाइम्स है। समझ गए ना? यानी कि अगर हम कहें कि एक संख्या 2 है वो 5 बार है, कहने का मतलब यह हुआ कि 2 2 2 2 2 इसमें 5 बार यह संख्या दी गई है इस फ्रैक्शन में। वो समझ गए? क्लियर हो गया इतना? अब समझिए इसके आगे। अगर मान लीजिए ये आपके x1 x2 xn तक कितने हैं फ्रैक्शन है ये, जिनकी बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 डॉट डॉट कहाँ तक fn तक है। ठीक है, तब यहाँ पे माध्य कैसे निकालेंगे? तब यहाँ माध्य निकालने के लिए हो जाएगा आपका फॉर्मूला x1 f1 या फिर ऐसे लिख दीजिए f1 x1 प्लस f2 x2, है ना? सभी संख्याओं को जोड़नी होगी ना, तो उनकी बारंबारताओं में उससे गुना कर करके जोड़ते जाएंगे। f3 x3 डॉट 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 कहाँ तक fn xn तक, और बटा में क्या होगी? तो बटा में कुल बारंबारता, यानी कि इसको जोड़नी होगी। अरे जितना बार फ्रैक्शन है उसको लिखिएगा ना नीचे, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक fn तक। समझ में आया? चलिए अब देखिए, इसको हम लोग अगर सिग्मा के रूप में चेंज करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi। चाहे तो यहाँ पे लग सकते हैं i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी i इज इक्वल टू 1 to n। तो इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप 9th क्लास में है। आप सिंपली भी ऐसे लिख दीजिएगा ना, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, तब भी एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या सूचित कर रहा है कि i का मान यहाँ 1 से लेके कहाँ तक गया है? n तक गया, और सिग्मा क्या सूचित कर रहा है? इनका योग। समझ गया ना? चलिए, तो क्लियर हो गया ये फॉर्मूले। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग माध्य निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग सीखे। अब सोच रहे कि सर ये दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है? तो देखिए पहला फॉर्मूला है ना कि जब ये आपके x1 x2 x3 ये आपके बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, ये जब आपके पास आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो तब ये फॉर्मूला। दूसरा है कि जब आंकड़े आपके बारंबारता बंटन के रूप में, यानी कि चर मान दिए गए हो, फ्रैक्शन दिए गए हो और उनकी बारंबारताएं वहां पे दी गई हो चार्ट बना के। समझ गए ना? बारंबारता बंटन के रूप में होगी तब ये दूसरा वाला फॉर्मूला, और बारंबारता बंटन के रूप में नहीं होगी, सिंपली एक पंक्ति में दी गई होंगी, दैट मीन्स तब फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे माध्य के बीजगणितीय गुण, यानी कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। पहला दिया है कि यदि n प्रेक्षण x1 x2 डॉट 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 xn का माध्य x के ऊपर बार है, इसका माध्य क्या है? x के ऊपर ये बार से दिया है, तो सिद्ध करना है कि इसका मान जो होगा 0 के बराबर होगा। देख रहे हैं ना? चलिए तो इसको देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि माध्य जो है, यानी कि x के ऊपर बार इस तरह से ये जो दिया हुआ है ये किसके बराबर है? तो यहाँ n प्रेक्षणों के माध्य के, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट कहाँ तक xn तक, और बटा में क्या होगा? यहाँ n होगा, यही ना होगा। चलिए हम लोग अब यहाँ LHS लेते हैं। LHS में क्या है आपका? x1 माइनस x के ऊपर बार प्लस x2 माइनस x के ऊपर बार प्लस x3 माइनस x के ऊपर बार प्लस डॉट 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 कहाँ तक xn और माइनस x के ऊपर बार, यानी कि माध्य। ठीक है, ये सब माध्य घटा रहा है, यही ना कह रहा है। चलिए तो अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से सब में x1 x2 x3 xn तक दिया गया है ना, तो उन सबको अलग कर लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहाँ तक xn तक। ठीक है, xn तक। अच्छा, और ये जो दिए गए हैं माइनस x के ऊपर बार, तो सब में से माइनस कॉमन होगा तो प्लस में ही ना आ जाएगा, सब माध्य है। और ये माध्य कितने बार है? n बार न गए हैं, n बार गए हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए अगर हम लोग x1 x2 x3 xn की इसके मान की बात करें तो इसका मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ये जाके इसमें गुना कर जाएगा, यानी कि n इंटू x के ऊपर बार इसका मान हो जाएगा ना। चलिए तो इसको लिख सकते हैं n इंटू एक्स के ऊपर बार, और माइनस देखिए ये x के ऊपर बार, यानी कि माध्य कितना बार है? n बार है, तो इसका योग क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा n x के ऊपर बार, ये घटेगा आपका 0। यही ना साबित करना था, तो ये प्रूफ हो गया। चलते अगले प्रूफ की। सेकंड में दिया हुआ है कि यदि किसी आंकड़े के n प्रेक्षण x1 x2 डॉट डॉट कहाँ था xn का माध्य x के ऊपर बार है, और यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ दिया जाए तो नए प्रेक्षण का माध्य ये होगा, आपको साबित करना है। ठीक है, x के ऊपर बार प्लस a होगा, ये आपको साबित करके दिखाना है। चलिए हमारे पास दिया है
दिया है आपके पास, क्या दिया हुआ है कि n प्रेक्षणों का माध्य जो है आपका x के ऊपर बार है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि x के ऊपर बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक xn और बटा में n। ठीक है, तो इसको तो ऐसे भी ना आप लिख सकते हैं या करके, या कि इसमें गुना कर जाएगा n x के ऊपर बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहाँ तक xn तक, इसका योग इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या करा है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a जोड़ दिया जाए तो नया प्रेक्षण क्या बनेगा, नया प्रेक्षण, नया प्रेक्षण है ना, नया प्रेक्षण, नया प्रेक्षणों कर देते हैं, नया प्रेक्षणों का माध्य। चलिए, तो नया प्रेक्षण के माध्य निकालने के लिए, तो नए प्रेक्षण की बात करेंगे, तो नया प्रेक्षण के माध्य निकालने के लिए तो नया प्रेक्षण आपका कौन सा होगा, तो देखिए सब में ए जोड़ना होगा ना, तो सब में ए जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका x1 प्लस ए, है ना, फिर आपका x1 है ये, फिर प्लस x2 प्लस ए प्लस x3 प्लस ए डॉट 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 एक्स एन प्लस में ए और बटा में एन प्रेक्षण है तो बटा में एन करना होगा। अब देखिए इसमें भी पिछले पिछले थ्योरम की तरह अलग अलग कर लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक xn तक, और फिर उसी तरह से a प्लस ए कितना बार है ये, n बार ये भी होगा। चलिए समझिए आगे, बटा में आपका n है, तो ये जो है ऊपर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक, तो इसका मान यहाँ पे निकाले है ना, ऊपर n x के ऊपर बार और प्लस ये n टाइम्स है तो हो जाएगा na और बटा में n, ऊपर से n कॉमन कर लीजिए, x के ऊपर बार प्लस a बटा में n से n कट जाएगा। तो देखिए तो नए प्रेक्षण का माध्य यहाँ से प्राप्त हो गया ना, समझ गए। चलिए अगला प्रमेय 2 देखिए, यहाँ लिखे हैं कि किसी आंकड़े के n प्रेक्षणों का माध्य यहाँ पे दिया हुआ है x के ऊपर बार, xn तक है, x1 x2 पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछले प्रमेय की तरह है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में ए घटा दिया जाए, है ना, प्रत्येक में से ए घटा दिया तो नए प्रेक्षण का माध्य इतना होगा। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है, पिछले वाले की तरह ही है। देखिए यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ना, दिया है कि माध्य जो है, माध्य यानी कि x के ऊपर बार माध्य जो है वो किसके बराबर है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक xn और बटा में n, इसके बराबर है ना। तो यह किस में गुना करेगा, तो n x के ऊपर बार बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक आपका xn तक, यही ना हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे नए प्रेक्षण, नए प्रेक्षण, नए प्रेक्षणों का माध्य, नए प्रेक्षणों का माध्य आपको क्या करना है, तो माध्य निकालना है नए प्रेक्षण का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो प्रत्येक में से आपको ए घटाना है, तो हो जाएगा x1 माइनस ए प्लस x2 माइनस ए, माध्य निकालना तो जोड़ना होगा ना सबको, जो आप प्रेक्षण होंगे ए घटाने के बाद उन सबको जोड़ना होगा, x3 माइनस ए प्लस डॉट 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 xn माइनस ए और बटा में आपका हो जाएगा n। चलिए अब देखिए सब में से अलग अलग कर लेंगे, पिछले की तरह x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहाँ तक xn तक माइनस a प्लस ए डॉट डॉट कहाँ, ये आपके कितने हैं n बार है, समझ गए ना, पिछले वाले की तरह ही है, बस बीच में माइनस आ जा रहा है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा यही n x के ऊपर बार और इसका हो जाएगा फॉर्मूला na, समझ रहे ना किस तरह से हो रहा है, na और बटा में है आपका n, ऊपर से n कॉमन करिए तो x के ऊपर बार माइनस a बटा में n से n कट जाएगा, x के ऊपर बार माध्य माइनस a आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया ना। चलते अगले प्रमेय की ओर। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि किसी भी आंकड़े के n प्रेक्षणों x1 x2 डॉट डॉट कहाँ तक है, यह xn का माध्य x के ऊपर बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को एक अशून्य संख्या a से गुना कर दिया जाए। अशून्य कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए 0 होता ना तो गड़बड़ हो जाता, सब तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए अशून्य संख्या लेनी होगी। अशून्य संख्या a से गुना कर दिया जाए तो नए प्रेक्षण का माध्य a x के ऊपर बार होगा। चलिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि माध्य जो है ना, माध्य यानी x के ऊपर बार वो किसके बराबर है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक xn के माध्य के ऊपर बराबर। चलिए तो यही ना होगा फॉर्मूला इसका। चलिए या किस में गुना कर जाता है, n x के ऊपर बार बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3
डॉट डॉट कहाँ तक, एक्स एन तक। अच्छा अब लिखते हैं नए नए प्रेक्षणों नए प्रेक्षणों का माध्य। तो देखिए नया प्रेक्षण में क्या करना है कि प्रत्येक में ए से गुना करना है, और ये क्या है, एक अशून्य संख्या है। तो आपका हो जाएगा ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 डॉट डॉट कहाँ तक, axn तक, और बटा में आपका हो जाएगा n। चलिए ऊपर से कॉमन करिए a, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहाँ तक, xn तक, और बटा में आपका n। समझ गए। चलिए अब इसका जो वैल्यू है यहाँ देख लीजिए क्या है, एन एक्स के ऊपर बार, यानी कि a इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा एन एक्स के ऊपर बार और बट्टा में एन, एन से एन कट गया, आ गया ना a एक्स के ऊपर बार, यहाँ से आपका प्रूफ हो गया। चलिए लास्ट एक और प्रमेय है उसको देख लेते हैं। चलिए अगला भी सेम उसी टाइप का है, बस इसमें भाग के लिखा है। किसी आंकड़े के n प्रेक्षण x1 x2 डॉट डॉट कहाँ तक xn का मान x के ऊपर बार है, तो यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a से विभाजित कर दिया जाए तो नए प्रेक्षण का माध्य x के ऊपर बार बटा a होगा। ठीक है, ये भी उसी तरह का है। चलिए आपके पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि माध्य जो है, माध्य यानी वो क्या है, x के ऊपर बार है, और वो किसके बराबर है, तो वह x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक xn और बटा में n के बराबर है। ये जाके उधर गुना कर जाएगा तो हो जाएगा n x के ऊपर बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहाँ तक xn तक। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नए प्रेक्षण नए प्रेक्षणों का नए प्रेक्षणों का माध्य नए प्रेक्षणों का माध्य। नए प्रेक्षण क्या हो जाएगा, तो सब में a से भाग करना है ना। चलिए तो यानी हो जाएगा x1 बटा a प्लस x2 बटा a प्लस x3 बटा a प्लस डॉट 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 कहाँ तक xn बटा a। ठीक है, अच्छा और भाग किससे करना है, बटा में n से। चलिए अब देखिए वहां से कॉमन करिएगा 1 बाई ए, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कहाँ तक xn तक, और बटा में यहाँ n है। चलिए अब इसके मान की बात करें तो यही हो जाएगा n x के ऊपर बात, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा a, है ना, 1 बटा a इंटू इसका मान क्या आ जाएगा आपका एन एक्स के ऊपर बार और बटा में एन, एन से एन कट गया, बच गया एक्स के ऊपर बार बटा ए। यहाँ से आपका साबित हो गया। समझ गए। चलिए तो अब एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज है आपका 21.1 पहला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित का माध्य के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांक आपके कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 और 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। देख लीजिए कितना होगा जोड़ने पे, ये 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 बट्टा 5 कट जाएगा आपका 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये ना होगा आपका। चलिए अगला कह रहा है इसका माध्य निकालना, तो इसको जोड़ दीजिए ना, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ये ना है। आप देख लीजिए और बट्टा में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। चलिए तो हो जाएगा 1 2 3 4 5x और अंक जोड़िए तो 2 4 6 6 4 10 और 10 8 18 हो जाएगा ना, यही ना हो जाएगा आपका, सॉरी 20 होगा ना, 2 4 6 6 6 12 और 12 8 20 हो जाएगा, प्लस 20 और बट्टा में 5 5 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 4, 5 से 5 कट गया, x प्लस 4 आ गया यहाँ से माध्य। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम 7 प्राकृत संख्या, तो जैसे पहला बनाया उसी तरह प्राकृत संख्या 7 को लिख लीजिएगा 1 से 7 तक और उसको कर दीजिएगा जोड़ के 7 से भाग। चलिए इसका भी जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए, 5 को है तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या, ये भी आपसे बन जाएगा। कह रहा प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो ये भी आपसे बन जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या 1 से लेकर 10 तक लिखना है और 10 से भाग कर देना है सबको जोड़ के। चलिए 10 के सभी गुणनखंड, देखिए 10 के सभी गुणनखंड की बात करेंगे तो 1 होगा 2 होगा 5 होगा 10 होगा, इन्हीं सब में 10 से भाग लगेगा। चलिए और बटा में 4, तो ये जोड़ दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 18 और बटा में 4, ये आपका हो जाएगा 4.5। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, दो तो आपसे बन जाएगा, सिंपली माध्य है। देखिए इसमें x1 x2 x3 डॉट डॉट x6 तक माध्य का, इनका माध्य जो है m दिया है, तो इसका मान निकालना। तो कुछ याद आ रहा है आपको जो पहला प्रमेय प्रूव कराए थे वो यही था, x1 माइनस m,
है ना, प्लस x2 माइनस m, यानी कि माध्य घटाया जा रहा था उसमें भी प्रत्येक में। तो इसका मान निकालने की जरूरत क्या है, आपको तो रूल पता ही है क्या होता है, इसका मान क्या आएगा, इसका मान सीधे 0 हो जाएगा, ये तो आपको पहले ही प्रूफ करा चुके हैं। x5 माइनस m और प्लस x6 माइनस m बराबर हो जाएगा 0, ये आपको पहले प्रूफ करा चुके हैं, पहला ही प्रमेय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर कह रहा है यदि 40, 18, 22, x, 12, y, 32, z तथा 29 का समांतर माध्य 25 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालिए। तो सिंपल सी तो बात है, इन सब का माध्य दिया है ना, तो आप सबको जोड़ लीजिए, सबको प्लस में कर देते हैं। 12 प्लस वाई प्लस 32 प्लस जेड प्लस 29 और बट्टा में कितनी है, 3, 3, 6, 3, 9 और बराबर में इसका माध्य जो है समांतर माध्य जो है 25 है। ये जाके इसमें गुना कर लेगा और इस बाकी संख्याओं को पहले अलग जोड़ लीजिए। तो संख्याओं को जोड़िएगा ना तो आपका आ जाएगा 153 और प्लस में होगा x प्लस वाई प्लस जेड और बटा में 9 बराबर में 25। ये जाके उसमें गुना कर देगा तो 153 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये 9 जाकर उसमें गुना करेगा तो 225, ये 153 उधर जाके घट जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा आपका 225 माइनस 153, तो घटा दीजिए आपका 72 आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का मान। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है इस देखिए ये संख्याएं दी गई हैं पहला में कि 6, 8, 5, 7 x और 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान निकालना है। तो ये तो सिंपल है, इन सबको जोड़ दिए इन छयों को, है ना। पहला आपको क्या करना है कि 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 4, ये कितनी है 3, 3, 6 और बराबर में 7, ये जाके इधर गुना कर देगा, इन बाकी संख्याओं को जोड़ के उधर ले जाके घटा देंगे। तो ये कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 40 चर मानों का समांतर माध्य 65 है, यदि इन मानों में प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दिए, मतलब हर एक चर मान में 5 जोड़ दिया जाए तो नए मानों का समांतर माध्य, तो आपको पता ही है क्या करते हैं, नए मानों का समांतर माध्य कैसे क्या होगा। तो आपको याद है प्रमेय सेकंड ही था कि अगर प्रत्येक में बढ़ाया जाएगा, ए संख्या वृद्धि कर दी जाए तो नए, अगर पहले वाले का माध्य x के ऊपर बार है तो नए का हो जाएगा x के ऊपर बार प्लस ए, यानी कि प्रत्येक मान जो जोड़ा जा रहा है हर एक में जो वृद्धि की जा रही है उसको जोड़ लेना है, यानी कि हो जाएगा आपका इसका मान 65 प्लस 5 यानी कि 70। तो इसीलिए आपको वो थ्योरम कराया गया था कि इसको शॉर्ट में आप इतना आसानी से बना सकें। ठीक है, चलिए तो थ्योरम बहुत ही जरूरी है, वो चीज याद रखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मोर लिंक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो और दिए गए नंबर से आप व्हाट्सएप करके लिंक भी ले सकते हैं, लेकिन कॉल कभी भी नहीं करेंगे दिए गए नंबर पे। थैंक्स फॉर वाचिंग।